आज इस वीडियो में हम जानेंगे बदलते क्लाइमेट चेंज में इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है और ये भी डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल मीटिंग COP27 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो मॉनिटर करता है हर कंट्री के पॉल्यूशन लेवल की गिरावट को, आपको बताना है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है। डेटाबेस या फिर इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की विंग है या फिर यूएन फ्रेमवर्क के अंडर एक कमेटी है या यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एजेंसी है। अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर जानने को मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। हम COP27 के टॉपिक को बेसिक से एडवांस पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं इसकी रेलेवेंस क्या है। आपको क्यों जानना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसका रेलेवेंस इसलिए है क्योंकि इस मीटिंग में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है जो आज तक कभी पहले नहीं लिया गया, और इस डिसीजन की वजह से दुनिया भर में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये मीटिंग हाल ही में न्यूज़ में थी क्योंकि इजिप्ट में ये मीटिंग होस्ट की गई थी और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि COP27 है क्या। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क। इसका पूरा नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसे 1994 में ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने और क्लाइमेट चेंज के खतरे से दुनिया को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में बनाया गया। कॉप का मेन रोल ये है कि हर कंट्री की प्रोग्रेस ट्रैक करे इस बेसिस पे जो उस कंट्री ने कदम उठाए हैं ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए। हर साल ये मीटिंग की जाती है। कॉप की पहली मीटिंग जर्मनी के शहर बर्लिन में मार्च 1995 में हुई थी। नाउ COP27 जो शब्द है इसमें 27 का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बता दूं 27 का मतलब यहाँ पे इस बात से है कि ये 27वीं मीटिंग है कॉप की। नाउ आइए जानते हैं वो कौन सा हिस्टोरिक डिसीजन है जिसकी बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। 20 नवंबर 2022 को कॉप की 27वीं मीटिंग खत्म हुई जिसके कंक्लूजन में लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टेब्लिश और ऑपरेट करने का डिसीजन लिया गया। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें ऐतिहासिक फैसले जैसी बात क्या है। यहाँ पे आपको एक बात जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका एरिया बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, उन्हें आइलैंड नेशंस कहा जाता है। ऐसे छोटे एरिया और कम आबादी वाले आइलैंड नेशंस में लाइफस्टाइल सस्टेनेबल होती है, और इंटरनेशनली देखा जाए तो इन देशों का पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे बड़े स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कार्बन एमिशन का परसेंटेज आइलैंड नेशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका का 15% कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन में, चाइना का 28%। ऐसे बड़े स्केल पे पॉल्यूशन करने वाले देश की वजह से ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं जैसे समुद्र के लेवल का बढ़ना, ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से सबसे ज़्यादा आइलैंड नेशंस को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड को चालू करने का डिसीजन लिया गया। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ क्या ये आइडिया इसी मीटिंग में आया? इसकी जरूरत तो कई सालों से है। 1990s के समय पे जब यूएन इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज के लिए फ्रेमवर्क बना रहा था, तब भी आइलैंड नेशंस के ग्रुप ने इसी फंड की डिमांड रखी थी। कई मीटिंग्स में इसको डिस्कस भी किया गया, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज ने इस आइडिया को दबाने की कोशिश करी। लेकिन इस साल COP27 में इस आइडिया को एजेंडा में इंक्लूड किया गया और इसको एस्टेब्लिश किया गया सक्सेसफुली। नाउ आइए जानते हैं इसे फंडिंग कौन देगा। ऐसे देश जो कि हाईली पॉल्यूटिंग कैटेगरी में आते हैं और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट एंड पब्लिक सोर्सेस इसे फंड करेंगे, और इस फंड से उन देशों को मदद की जाएगी जहां पे क्लाइमेट चेंज के नतीजे देखे गए हैं। जैसे कि क्यूबा में इयान हरिकेन आया था, ऐसे देशों में फंडिंग दी जाएगी जिससे इन देशों को कम कठिनाई आए रीडेवलपमेंट में। अब आइए जानते हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्या कदम उठा रहा है। पहला पॉइंट है सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया ने 6 सेक्टर्स को चुना है: इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बन, इंडस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, फॉरेस्ट। इन 6 सेक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री सेक्टर इंडिया के टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में 3/4 हिस्सेदार हैं, और ट्रांसपोर्ट एवं अर्बन सेक्टर में काफी तेजी से बदलाव देखे जा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स। सेकेंड पॉइंट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी
जिसका एम है इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। इंडिया ने क्लीन एनर्जी प्लांट्स जैसे कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जिससे कम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल हो, ऐसे कई सारे कदम लिए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए हैं। थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भारत जैसे देश में किसान अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गवर्नमेंट के डिसीजंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए सरकार को अपनी पॉलिसीज इस तरीके से ड्राफ्ट करनी होगी जिससे किसान सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करे, जिससे सॉइल हेल्थ और वाटर कंजर्वेशन भी इम्प्रूव होगा। वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक डेटाबेस है इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस के लिए। नाउ क्या आप रिकॉल कर सकते हो जो हमने अभी डिस्कस किया? ये 3 क्वेश्चन है, आपको कोशिश करनी है इनका आंसर देने की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्कोप। सेकंड है लॉस एंड डैमेज फंड क्या है और इसे कौन देगा और ये किसे मिलेगा। थर्ड पॉइंट है इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर। अपना आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये था इस इशू का डिटेल्ड एनालिसिस। आपको वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स भी पढ़ सकते हैं जो डेली इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।